नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का सार्थक एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विज्ञान के संबंध में परिचर्चा करेंगे। सभी छात्र सोचते हैं कि विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए और क्या क्या पढ़ा जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकें। वैसे तो मोस्टली विज्ञान के 3 भाग हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान, फिजिक्स को भौतिकी और केमिस्ट्री को रसायन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए आज जानते हैं विज्ञान के अलग अलग भाग और उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। हम देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो बायोलॉजी में मोस्टली बॉटनी वाला पार्ट, जिसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट साइंस और जूलॉजी। अब प्रश्न ये आता है कि हम बॉटनी में क्या पढ़ें। तो सबसे पहले कि बायो एवोल्यूशन, जैव विकास हुआ किस प्रकार से है, अर्थात जो जीव हैं। अब जीव 2 प्रकार के हैं, एक क्या है जो चर हैं और एक क्या है अचर। तो जो बॉटनी वाले प्लांट्स होते हैं ये अचर होते हैं, अर्थात चलायमान नहीं होते हैं। तो बॉटनी में हम देखेंगे बायो एवोल्यूशन, मतलब जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब विकास हो गया तो उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, जैसे द्विजगत वर्गीकरण लिनियस ने जो दिया था, पंचजगत सिद्धांत जो वेटेकर ने दिया था। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साइटोलॉजी, अर्थात जो प्लांट्स की कोशिका किस प्रकार की होती है, उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, ये आदि बातें हम साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जेनेटिक्स, अर्थात जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनका जेनेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें क्रोमोसोम्स किस प्रकार से होते हैं, और जेनेटिक्स में, ह्यूमन जेनेटिक्स में और प्लांट जेनेटिक्स में डिफरेंट क्या है। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जो प्लांट है उस प्लांट का क्या क्या देखते हैं हम लोग। प्लांट में मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखते हैं जो प्लांट होता है उसमें रूट, शूट, ठीक है, रूट मतलब जड़, शूट मतलब बोले तो जो तना होता है उसको कहा जाता है। इसके अलावा फ्लावर, ओके, फ्लावर के अलावा क्या फल, और फल के अलावा क्या बीज। ये सारे पार्ट किस में आते हैं, आपके मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब मॉर्फोलॉजी के बाद में एनाटोमी। अब एनाटोमी के बारे में बात करते हैं तो एनाटोमी में क्या आता है। तो एनाटोमी में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं जो प्लांट होता है, प्लांट की आंतरिक संरचना, मतलब पादप को जब अंदर से देखा जाता है तो उसके तने का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जड़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी पत्ती का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे इंटरनल पार्ट किसका, प्लांट का, ठीक है, इंटरनल पार्ट का अध्ययन किया जाता है। इसी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हिस्टोलॉजी के संबंध में, अर्थात जो पादप होते हैं पादप के ऊतक किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट होता है, हिस्टोलॉजी का। अर्थात ऊतक के अध्ययन करने की शाखा को ही क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये किसका पार्ट हो गया, एनाटोमी का। अब यहीं पे फॉरेस्ट्री भी देखते हैं तो उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या, एनवायरनमेंट साइंस। तो एनवायरनमेंट साइंस में हम क्या क्या पढ़े। तो एनवायरनमेंट साइंस में हम लोगों को पढ़ना जो ज़रूरी है वो है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे छात्रों, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि हम जहाँ निवास करते हैं हम कहाँ पे रहते हैं, तो अपना एक मरुस्थलीय स्थान हो गया, है ना, जल वाला स्थान हो गया आपका, सागर वाला स्थान हो गया। तो सभी जगह का एक अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, ओशन इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, तो माउंटेन इकोसिस्टम हो गया। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु होते
वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम हम लोग जो देखेंगे, इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़ना जरूरी है, इसके जो घटक हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इसके जो घटक है इकोसिस्टम के, वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो एनर्जी सोर्स है, कभी कभी प्रश्न आता है कि एनर्जी सोर्स क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम का, तो हमेशा याद रखना कि एनर्जी सोर्स हमेशा सूर्य होता है, सन। कौन होता है? सन। क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं मिलता तब तक कोई भी पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा तो उसके ऊपर निर्भर रहने वाले जो पादप है या उसके ऊपर निर्भर रहने वाले जो भी पशु पंछी आदि है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी सोर्स किसी भी इकोसिस्टम का क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो उपभोक्ता होते हैं, वो उपभोक्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और फिर क्या, टर्सरी कंज्यूमर। तो आपको याद रखना कि प्राइमरी कंज्यूमर मुख्य रूप से डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम का जो प्लांट होता है, वो प्लांट क्या होता है? जो फूड होता है, खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ का मुख्य सोर्स होता है ना। तो आपको याद रखना कि प्लांट के ऊपर हमेशा प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होता है वो डिपेंड होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, और टर्सरी कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो सभी का उपभोग कर लेता है। अब इसके बाद में प्लांट का, प्राइमरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर का, टर्सरी कंज्यूमर का, सभी का डेथ होता है। डेथ होने के बाद में ये कहाँ पे चले जाते हैं? सोइल में। बोले तो कहाँ जाते हैं? मिट्टी में। अब मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? तो एक होता है फंगस, फंगी जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, फंगी के अलावा पाए जाते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया। ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं सालों बच्चों? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक तो फंगी और एक क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। ये दोनों ऐसे जीव होते हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? डिकम्पोजन का कार्य करते हैं। ठीक है। अब डिकम्पोजन का मीनिंग क्या होता है? जिसको कहते हैं हम लोग अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन। अब अपघटन क्या होता है? तो जो बायोडिग्रेडेबल है ना सब्सटेंस पाए जाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी का क्या, जैसे फ्लावर्स है ना, लीफ हो गया, हम जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल वाले पार्ट होते हैं। तो इनको डिकम्पोज करने के लिए मोस्टली फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आशा इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो वो सारी बातें हम लोग इकोसिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब पोल्यूशन में हम क्या पढ़ें? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। क्योंकि जो पॉपुलेशन जो दिनों दिन इंक्रीमेंट हो रहा है, दिनों दिन जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको फिलअप करने के लिए कहाँ जाएगा? वो प्रकृति के पास जाएगा। अब जब प्रकृति के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का उपभोग करेगा। तो किसका उपभोग करेगा? पेट्रोलियम पदार्थों का। ठीक है। किसका उपयोग करेगा छात्रों? जो पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है ना। पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा क्या? खाद्यान्न का। ठीक है ना। खाद्यान्न के अलावा क्या? जल का। ठीक है। ये हमारी मोस्टली डिमांड होती है। अब इनका उपयोग करेगा तो जब पेट्रोल का प्रयोग करेगा, डीजल का प्रयोग करेगा, केरोसिन का प्रयोग करेगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। क्या होगा? पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? जल का प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण। ओके। तो इसके अलावा क्या? मिट्टी का प्रदूषण। ये प्रदूषण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होते हैं? आपका पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से। अब ईंधन के रूप में आजकल वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी होने लगा है। अब परमाणु ऊर्जा प्रयोग में होने लगी तो इससे भी एक पॉल्यूशन आ गया। कौन सा? रेडियो धर्मिता प्रदूषण।
अब रेडियोधर्मिता प्रदूषण जो होता है वो किस प्रकार का होता है ये भी समझ लेते हैं। तो हमने 1945 की बात है, जो जापान देश था, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम अमेरिका के माध्यम से गिराए गए थे, जहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग थे वो भगवान को प्यारे हो गए थे। और वहाँ की मिट्टी आज भी इतनी प्रदूषित है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग जन्म लेते हैं वो या तो जन्म से अपाहिज होते हैं या जन्म के कुछ समय पश्चात अपाहिज हो जाते हैं, आँख से अंधे, कान से बहरे, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी मोस्टली प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? जापान में। तो ये सब किसके कारण है? ये सारे की सारी प्रॉब्लम है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण। तो हम जो नाभिक की भट्टी हो गया, परमाणु भट्टी हो गया, इनका इस्तेमाल करते कभी कभी ये क्या होती है, विस्फोट हो जाती है। जैसे यूक्रेन के चेरनोबिल में एक विस्फोट हुआ था, फलस्वरूप वहाँ का जो पूरा का पूरा इलाका वो खाली हो गया। आज भी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा कर के निवास नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉल्यूशंस कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने अभी परिचर्चा की है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? जो वैश्विक समस्या बढ़ रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वैश्विक समस्या क्या है? वैश्विक मतलब जो एक व्यक्ति की समस्या ना होकर के, एक नेशन की समस्या ना होकर के पूरे विश्व की समस्या। मान लिया जाए कि हम हिंदुस्तान के लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक मात्रा में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो जो गैस है वो कहीं ना कहीं अदर कंट्री में भी हवा के माध्यम से ट्रांसफ़र होगी। परिणाम क्या होगा इसका? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो कोई भारत का तापमान नहीं बढ़ेगा, आसपास के जितने भी स्टेट है, जितने भी कंट्री है, सभी जगह तापमान बढ़ेगा। तो ये हमारी एक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ना होकर के पूरे विश्व की क्या हो गई है? प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी समस्या को क्या कहा जाता है? वैश्विक समस्या कहा जाता है। अब इन वैश्विक समस्या में क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्या आती है? ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ठीक है, करे कोई भुगते कोई, ऐसी समस्या। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। ये सारी समस्या क्या हो रही है? आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसी समस्या को क्या कहेंगे हम लोग? वैश्विक समस्या। जैसे कोरोना एक समस्या आज बन के उभरा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? वैश्विक महामारी के रूप में हम लोग जानते हैं, जो एक कंट्री की ना होकर के पूरे विश्व के ऊपर अपना जो विकराल रूप है वो आज प्रस्तुत कर रहा है। कौन? कोरोना। ऐसी समस्याओं को हम क्या कहते हैं? वैश्विक समस्या के रूप में हम लोग जानते हैं। आज से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बायो कंजर्वेशन। अब बायो कंजर्वेशन बोले तो आज हमको जो शेर है, लॉयन जिसको हम लोग कहते हैं, इनको अपन लगभग ख़त्म कर चुके हैं। अब कुछ मात्रा में सेव है, तो इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे? प्लास्टिक का शेर दिखाएंगे, या फिर एल्यूमिनियम का दिखाएंगे, या फिर उसका सिर्फ एक स्टेचू दिखाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो विरासत में कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आज बायो कंजर्वेशन अर्थात जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो बिल्कुल रेड डाटा बुक में क्यों नहीं आता हो, तो उसको कंजर्व करना आज हमारी प्रायोरिटी हो गई है ना। जैसे शेर को हो गया, मोर को हो गया, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका आज कंजर्वेशन किया जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं जंगल का भी संरक्षण किया जा रहा है, घड़ियाल का भी संरक्षण किया जा रहा है, महाशीर का भी संरक्षण किया जा रहा है, बारहसिंगा का संरक्षण किया जा रहा है, हाथी का संरक्षण किया जा रहा है। तो इन सभी के लिए मुख्य रूप से क्या बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से समिट होती है, जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल संपादित हुआ था, है ना, जो जापान में स्थित है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी अभी पेरिस में भी हुआ COP21। तो ऐसे बहुत सारी समिट संपादित होती है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजी के संबंध में। अब जूलॉजी क्या है ये भी समझ लेते हैं। जूलॉजी का आशय क्या है? जूलॉजी, जू का आशय क्या होता है? एनिमल्स, और लॉजी का मीन्स क्या होता है? लॉगस। तो किसका अध्ययन? एनिमल का अध्ययन। अब एनिमल में कौन आते हैं? तो जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका या यूकेरियोटिक प्राणी होते हैं। तो यूकेरियोटिक में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक क्या होते हैं? प्लांट,
और एक क्या होते हैं एनिमल। ठीक है, अब एनिमल में कौन आता है? तो एनिमल में वो आते हैं जिनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। ठीक है, केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रिका मौजूद होती है, लेकिन जो बाहर की जो लेयर होती है वो सिर्फ सिंपल एक लेयर होती है। ठीक है, तो इसके जैसे हम लोग प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है ना, इस प्रकार की। और एनिमल जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ एक लेयर पाई जाती है और इसमें 2 लेयर पाई जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। और क्या डिफरेंट होता है एनिमल्स में? तो एनिमल्स में मुख्य रूप से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या मौजूद नहीं होता है? क्लोरोफिल, या फिर हम यूँ कहें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। किसमें? एनिमल्स में। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। बाकी तो और भी डिफरेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये क्या हो गया? जूलॉजी। अब जूलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसका क्लासिफिकेशंस, और साथ में क्या? जेनेटिक्स, है ना। साथ में जो हमारा जो बॉडी का ब्लड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जूलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी क्या है, पहले ये भी समझ लेते थोड़ा सा। भौतिकी, नाम आसान है भौतिकी, लेकिन है क्या? तो क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ के साथ में क्या होता है? ऊर्जा। उनके बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड ऑफ दी फिजिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिकी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो भौतिकी की सबसे पुरानी जो शाखा है वह है कौन सा? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी पढ़ेंगे जिसमें जितना भी मेजरमेंट है वो पढ़ा जाएगा। इसके अलावा प्रत्यास्थता, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, स्थिर वैद्युत, चुंबकत्व, विद्युत धारा, परमाणु भौतिकी, रेडियो सक्रियता, ब्रह्मांड, गति, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, ये आदि महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर इनमें भी अपन देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप लोग अगर पढ़ के भी जाना चाहते हो, मान लीजिए कि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन के बीच में आपको देना है। अब उस बीच में हम लोगों को क्या पढ़ना उचित है? तो सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना चाहिए परमाणु भौतिकी। क्या पढ़ना चाहिए? परमाणु भौतिकी। और इसके अलावा क्या? प्रकाश पढ़ना चाहिए, और साथ में क्या? ऊष्मा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा क्या? ब्रह्मांड। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये 4 चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक और है यांत्रिकी। तो ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। आशा इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। रसायन विज्ञान के संबंध में हम लोग बात करते हैं तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जिसके जनक इसको लेवाइसियर को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पदार्थ। अब प्रश्न नहीं आता कि पदार्थ क्या है। जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैटर बोले तो पदार्थ। तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा क्या है? जो स्थान को घेरता है। तो मैं भी एक पदार्थ हूँ, है ना। चाहे प्लांट है वो भी एक प्रकार का पदार्थ है, चाहे पत्थर है वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। बस यहाँ पर हमें जीवन पाया जाता है इसलिए हमको लिविंग थिंग्स कहा जाता है। वो पत्थर में जीवन नहीं पाया जाता इसलिए उसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। अब पदार्थ क्या होता है? जो इस प्रकृति और इस पृथ्वी में विद्यमान है और जो स्थान को घेरता है। चाहे वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो सारा क्या होता है? मैटर होता है। वो क्या होता है? पदार्थ होता है। अब पदार्थ की प्रारंभ में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं थी। कितनी थी? 3। क्या क्या था? ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठीक है। अब चौथी अवस्था भी है इसकी, है ना। 2 नई अवस्था खोल ली गई है। क्या क्या? प्लाज्मा, है ना, और एक और क्या? बॉस आइंस्टीन।
ठीक है। तो ये कितनी अवस्था हो गई छात्रों? 5। अब प्रश्न ये आता है कि ठोस द्रव गैस तो हमने सुना है, लेकिन प्लाज्मा क्या आता है, बोस-आइंस्टीन क्या आता है? तो जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी अवस्था में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। जस्ट लाइक हम हमारे पृथ्वी के अंदर के भूगर्भ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो भूगर्भ के अंदर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, लगभग 6100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पाया जाता है हमारे कहाँ पे, जो क्रस्ट मेंटल और कोर वाला जो भाग होता है, जो अंदर ही अंदर पाया जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो वहाँ पे जो मैटर होता है वो लगभग लगभग किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। और अधिक तापमान अगर इंक्रीज कर दिया, जस्ट लाइक आपके जो सूर्य है, सूर्य के अंदर अपन जाएंगे तो वहाँ भी मैटर विद्यमान है, लेकिन किस रूप में विद्यमान है, वो बोस-आइंस्टीन के रूप में विद्यमान है। तो ये पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ हो गया। अब परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना एक ऐसा पार्ट है जो दोनों जगह पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। गैसों का आचरण, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, अम्ल, भस्म एवं लवण, विलयन, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन, धातुएं, अधातुएं, है ना, ये अधातु थोड़ा सा मिस करेक्ट हो गया बच्चों, अधातुएं, और साथ में मानव निर्मित पदार्थ, और साथ में क्या, कैटलिस्ट। ये आदि जो चैप्टर्स से हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या पढ़ना चाहिए? तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी से शुरुआत करता हूँ। तो बायोलॉजी में आप लोग सबसे ज़्यादा जो जोर दीजिएगा वो है साइटोलॉजी। कौन सा पार्ट? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अलावा क्या? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अलावा क्या? ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ह्यूमन डिसीज, जो मानव रोग हैं उनके संबंध में ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा देखते हैं भौतिक के बारे में। तो भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ें? तो भौतिकी में पहले भी हम लोग बता चुके हैं। भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण क्या? तरंग, यांत्रिकी, है ना, इसके अलावा क्या? प्रकाश, परमाणु भौतिकी, है ना, परमाणु भौतिकी के अलावा ब्रह्मांडिकी, ब्रह्मांड के संबंध में, ये आपके महत्वपूर्ण पार्ट है किसके? भौतिकी के। भौतिकी के अलावा क्या? रसायन विज्ञान। रसायन में केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े? तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए धातु और साथ में क्या? अधातु, धातु अधातु, और इसके अलावा क्या? जो पीरियोडिक टेबल है अपना, है ना, आवर्त सारणी, एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। ये वाले पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पढ़ना चाहिए। और इन्वायरमेंट तो आजकल आप लोगों को सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े इशू आज इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे चैप्टर आपके महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक छोटा एक और पार्ट है कंप्यूटर साइंस, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके संबंध में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे कंप्यूटर के संबंध में। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो रही होगी। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा। आशा आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।